दूसरे सिस्टम लागू हो जाते हैं। इनके नेता पहुंच भी गए होंगे, अब भी हमारी सीटें बस इतनी की हैं और अब हम दूसरे सिस्टम पे खड़े हों। तो ये 3 जो आदमी हैं, मैं हरियाणा की बात अच्छी तरह से देख रहा हूं कि भूपेंद्र हुड्डा के पास जब 40 आदमी आए तो उन्होंने 6 जितने इंडिपेंडेंट थे उनको फौरी अपनी, क्योंकि वो सरकार में थे, 2009 की बात कर रहा हूं, फौरी सरकार में तो उन्होंने 6 के 6 आदमी को उठा करके अपने सिस्टम में बना लिया। वहां से वो डीआईजी सीआईडी थे, आईजी सीआईडी थे, वो सब पहुंच गए और उन्होंने इंडिपेंडेंट को उठा के सरकार बना ली। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम बीजेपी शायद करने जा रही होगी। बुरा मत मानना, शास्त्री जी बैठे हैं, अगर फुल मेजॉरिटी नहीं, विरोधी तो इन पर नहीं, विरोधी तो शास्त्री जी, ठीक है शास्त्री जी, आरोप तो आप लोगों पर लगते हैं कि जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने के तो एक्सपर्ट हैं आप लोग, और बहुत बार पैनल पर, चूंकि आप भी लगभग रोजाना डिबेट देखते हैं या फिर डिबेट में आते हैं, चलती सरकार गिराने के भी आरोप आप लोगों पर विरोधी लगाते हैं। बहुत सारे राज्यों के उदाहरण भी उनके पास हैं। तो यहाँ तो अगर लगभग बराबर की स्थिति में भी आए, 35 का आंकड़ा अगर दोनों ही दल नहीं छू पाए, तो रणबीर शर्मा जी को विश्वास है इस बात का कि जैसे तैसे आप लोग सरकार बना लेंगे और सरकार में होने का जो एक फैक्टर है वो आप लोगों को फेवर करेगा इसमें? देखिए ज्योति जी, इसमें मैं थोड़ा आपसे पक्षपात रखता हूं। जिस प्रकार आपने शब्द प्रयोग किया उस ट्रेडिंग का, और रणवीर जी ने बड़ा अच्छे से कहा कि निर्दलीय का समर्थन लेना, देखो इन दोनों शब्दों में अंतर है। नहीं, ये जो शब्द है, ठीक है, मैं आपको रोकते हुए नहीं शास्त्री जी, आपने मेरे प्रश्न पर सवाल उठाया तो मैं आपको बता दूं, ये शब्द इस्तेमाल भले ही मैंने किया कि, लेकिन ये आरोप कांग्रेस के हैं। तो जो अब बातें सामने आ रही है उनका तो पैनल पर जिक्र तो होगा, है ना? मेरे आरोप नहीं है, मैं उसके ऊपर ऐतराज नहीं है जी। देखिए, मैंने कभी कांग्रेस के किसी व्यक्ति से भी सुना, क्योंकि पहली बात है, लेकिन फिर भी मैं उस शब्द के ऊपर आ रहा हूं कि निर्दलियों का समर्थन लेकर सरकार बनाना और किसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना और किसी पार्टी को तोड़कर सरकार बनाना, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। जिस भूपेंद्र हुड्डा जी की जिम्मेवारी लगाई है वो एक्सपर्ट है इस बारे में। 2009 के अंदर कुलदीप बिश्नोई की जनहित कांग्रेस को तोड़कर जिस प्रकार से उन्होंने सरकार बनाई, या उससे पहले चौधरी देवीलाल की बनी बनाई सरकार को कैसे रातों रात बदलकर चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया था कांग्रेस का। तो अब तो उनके बेटे तो आपके साथ में ना 2 साल के अंदर जो एक तरफा और ऐतिहासिक तौर पर बहुमत हासिल कर आए चौधरी देवीलाल, 2 साल के अंदर इंदिरा गांधी की अगुवाई में उनको शामिल करवा दिया जाता है कांग्रेस में, कांग्रेस की सरकार बन जाती है, भजनलाल सीएम बनते हैं, तो वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनके बेटे आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। देखिए, उनके बेटे भी हैं, उनके पोते भी हैं जी, लेकिन कांग्रेस नहीं है। ये सब भजनलाल जी का करिश्मा नहीं था, वो इंदिरा जी की एक जिद थी, अच्छा, और एक अहंकार था जो रातों रात उन्होंने पलटा। और कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी देश का हिस्सा थे, आज भी देश का हिस्सा है। ये तो लोग विषय ज्योति जी और आगे जाएगा, इसलिए मैं इसको यही रोकता हूँ। आपने आरोप लगा तो मुझे लगा कि आप अगर कुछ कह रहे हैं तो उस बात को कंप्लीट सुने हमारे दर्शक। अगर आप कुछ आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा पर, तो मैंने बताया कि भजनलाल कैसे कैसे सीएम बने, उस बात को तो कंप्लीट करना जरूरी था। तथ्यों के हिसाब से तो बात करें तो वो तो स्पष्ट ही है, वो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं ना, इसलिए वो तो जानते हैं कि और हमने कैसे सरकार बनाई वर्तमान हरियाणा की सरकार को। देखिए ज्योति जी, वर्तमान हरियाणा की सरकार की स्थिति और नो की स्थिति हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में एक थी। उस समय जनहित कांग्रेस थी, इस समय जेजेपी थी। उस समय कांग्रेस थी, इस समय भाजपा थी। लेकिन एक राजनीतिक दल को अपने साथ लेकर, चाहे विचारधारा की न बनती हो, लेकिन एक स्थिर सरकार देने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था हमने खड़ी की, और उसी प्रकार जब कांग्रेस के पास अवसर था तो कांग्रेस ने जनहित कांग्रेस को कैसे उसका उपयोग किया। अच्छा। ये दोनों में एक राजनीतिक दृष्टिकोण, एक राजनीतिक हिमाचल में कौन क्या कर रहा है, छोटी सी अपडेट में दे दूं, मुझे जानकारी है कि आप लोग के साथ साथ टेलीविजन देख रहे होंगे। 34 पर कांग्रेस लीड कर रही है, 34 पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब तो एज मिलता नजर आ रहा है कांग्रेस को, और 31 पर बीजेपी है। किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड ये नंबर चेंज भी हो सकता है। मनीषा सांगवान जी, अग्निहोत्री जी तो हालांकि देखिए बड़े नेता हैं, पत्रकार रहे हैं, और जैसे शब्दों में खेलते हुए नजर आए सीएम की बात को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं निकल गए, उत्तर नहीं दिया। लेकिन दावा जो कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, आसान राहें नहीं है, बिल्कुल आसान राहें नहीं आप लोगों के लिए। देखिए 34 पर तो हम आ ही गए हैं,
और शाम तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि कांग्रेस ने शाम से तो पहले ही मिल जाएगी मैडम। हाँ, शाम मेरा मतलब 4-5 बजे तक जी एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी 4-5 बजे तक। अभी तो कई राउंड्स ऑफ वोटिंग बाकी हैं और जैसा कि हमने कहा कि हम इस बार हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। जी, तो आपको लगता है कि 35 का जो आंकड़ा है उससे आप लोग आगे निकल जाएंगे? 34 पे तो आ ही गए हैं मैम। नहीं, 34 से पता नहीं चलता है ना कब बीजेपी 31 से 32-33 पे आ जाएगी। बिल्कुल 35 से मैं तो बार बार ही कह रही हूँ कि हर पल रुझान चेंज हो रहे हैं। हाँ जी, और इससे कड़ा मुकाबला क्या हो सकता है? रुझान बदल रहे हैं और कांग्रेस की तरफ जा रहा है रुझान। और मैं हिमाचल की जनता को बधाई देना चाहूंगी कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने वोट डाली, तो वो बधाई के पात्र हैं। और बीजेपी ने हर तरह के हथकंडे अपनाए, फिर भी वो इस बार हिमाचल में तो कम से कम सरकार नहीं बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। अभी तो देखिए अब 32 हो गया कि अब आप जब 34 की बात कर रही थी 33 हो गए आप लोग। मैम अभी ना ये 13-14 नंबर और ये हार और जीत, ये इतना कांटे का मुकाबला हिमाचल में शायद ही कभी रहा हो। शास्त्री जी जल्दी आप कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैडम का दरवाजा बंद कर दो। ये मैं जिस बात के लिए कह रहा था कि जिस प्रकार से राजनीतिक शिष्टाचार का भाव भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं दे पाई। और जो ये आरोप कांग्रेस का बाकी लोग लगाते हैं कि खरीद पोख में तोड़ने में, देखिए जनता, नेता और पार्टी का नेतृत्व, ये 3 चीजें मैटर करती हैं किसी भी सरकार को बदलने में और उसके स्थिरता के अंदर। कांग्रेस का नेतृत्व कितना कमजोर है, दिशाहीन है और वो योजना विहीन है। ये इससे कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो वाकिफ ना हो, जानता ना हो। इसलिए उनके नेताओं के द्वारा जिस प्रकार की राजनीति चलाना चाहते हैं, वो जनता के विपरीत आकर वो जो लोग हैं, वो नेता यदि ये कहते हैं कि हमें इस पार्टी की नीति से, नेता से हमें कोई सहमति नहीं है या उसका इत्तेफाक नहीं रहता, तो वो जब दूसरी पार्टी की तरफ आते हैं तो इसके अंदर कोई दोष नहीं है। हिमाचल की बात करें या एमपी की बात करें, किस प्रकार से विधायकों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसको क्या कहेंगे आप? इसको आउटस्टैंडिंग कैसे कह सकते हैं? वो जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतकर फिर वापस से आना। ओंकार सिंह जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओंकार सिंह जी, हिमाचल को मैं पैरेलली लेकर चल रही हूँ क्योंकि दोनों ही राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम हिमाचल की भी बात कर रहे हैं, गुजरात की भी बात करेंगे। गुजरात में जो एक ऐतिहासिक मैंडेट मिलता नजर आ रहा है रुझान के हिसाब से, अगर ये परिणाम में तब्दील हो रहा है और जो कि पूरे आसार भी हैं, तो इनेलो इसे कैसे देख रही है? क्या ये मोदी का पीएम का जादू है जो एक तरफा स्वीकार्यता है कि गुजरात में तो कम से कम कोई लीडर नहीं है उनके कद का? ज्योति जी, इसमें मैं अपने भाई शास्त्री जी की बात को बिल्कुल मानता हूं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, बीजेपी एक सत्ताधारी पार्टी, तानाशाही प्रवृत्ति की पार्टी बन चुकी है। इसने पूरे प्रदेश को और देश को एक प्रयोगशाला बनाया। आप जरा अतीत में देखिए, इन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल में और तो छोड़िए वैज्ञानिक युग में हमारे से ताली और थाली बजवा दी, लाइट बंद करके मोमबत्ती जलवा दी। उसके बाद इन्होंने किसान बिल पर प्रयोग किया किसानों पे। लेकिन 13 महीने किसानों को सड़क पर। ये कमाल की बात है ना कि लोग इतना सीरियस ले रहे हैं पीएम की बात को कि कहा गया कि शाम को 5 बजे आप निकले, थाली बजाए तो थाली बजा दी लोगों ने, ताली बजाए तो ताली बजा दी। तो ये एक्सेप्टेंस है ना, ये स्वीकार्यता है उनकी। मैं ज्योति जी उसी पे आ रहा हूँ, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। किसान बिल लेके आए, 13 महीने किसान सड़कों पर रहे, 750 से अधिक किसान शहीद हुए, लेकिन ये चीज कांग्रेस जनता के बीच में नहीं बना पा रही। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, हमारा तो एक क्षेत्रीय दल है। कांग्रेस जनता को समझा नहीं पाई कि ये बीजेपी सरकार तानाशाही प्रवृत्ति की है। और देखिए, शास्त्री जी क्या कह रहे थे? कहते हरियाणा में हमने जेजेपी को साथ लेके सरकार तो बनाई, भले ही विचारधारा अलग हो। देखिए कैसी बात कर रहे हैं ये भी। 2 विपरीत विचारधाराओं की पार्टी आज हरियाणा में अगर सरकार चला रही है, इसका मतलब स्वार्थ की राजनीति है, दोनों लूट रहे हैं। मतलब तो ये है कि भाई ठीक है, जनता को तुम्हारी विचारधारा अलग, हमारी अलग, लेकिन मिलके लूटते हैं। नहीं, मुझे हरियाणा की जब आप बात करते हैं, लोकदल की या बीजेपी के भी किसी पुराने प्रारूप की बात करते हैं, स्वरूप की बात करते हैं, जनसंघ से ले लीजिए, आप लोग तो साथ में सरकार बनाते रहे।
आप लोग तो साथ में सरकार बनाते रहे, अब लोकदल से या इनेलो से निकली पार्टी है जेजेपी, तो ये तो कहते हैं ये तो बहुत स्वाभाविक अलायंस है, ये तो बहुत स्वाभाविक गठबंधन है। सुनिए जेजेपी तो कम से कम कहती है ज्योति जी, कोई स्वाभाविक अलायंस नहीं है। जेजेपी वो पार्टी है जो इनको यमुना पार छोड़ने की बात करती थी, इनको नहला धुला के यमुना पार छोड़ना था। जेजेपी वो पार्टी है जो कहती थी ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की। जेजेपी वो पार्टी है जो कहती थी ताई मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। ये विचारधारा अलग है। तो इसका मतलब अगर माल चाटने के लिए, जनता को लूटने के लिए इन्होंने संगठन बनाया। मैं मानता हूँ बीजेपी गुजरात में सत्ता प्राप्त करने जा रही है, लेकिन चलिए अभी चर्चा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा पर आप बात करेंगे तो इनेलो भी कहीं ना कहीं इशारे करती रही। करण चौटाला का जिन बाय इलेक्शन के टाइम का आपको बयान याद नहीं है कि भगवा और हरा एक हो जाना चाहिए, ओम प्रकाश चौटाला की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। ये बहुत हरियाणा पर आज हम इतना डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे। उस समय की परिस्थितियां और थी ज्योति जी, आज की परिस्थितियां और है। आज परिस्थितियां क्या है, देश को गर्त में जाने से बचाने की बात है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें फेल साबित हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए शास्त्री जी आएंगे आपके पास। अभी सोरखी जी से मेरा सवाल रहेगा, बहुत अच्छा तो आप लोग नहीं कर पाए गुजरात में, और हिमाचल की बात करें खाता ही नहीं खोल पाए। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात की भनक थी, तभी हिमाचल से आप लोग डेरा उठाकर गुजरात में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात ये रहेगी कि अब तक दिल्ली, पंजाब या गोवा में क्षेत्रीय दल बन चुकी आम आदमी पार्टी आज कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है गुजरात के चुनाव परिणाम के हिसाब के। देखिए ज्योति जी, गुजरात का परिणाम जैसे जैसे काउंटिंग का राउंड आगे बढ़ेंगे, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखना आप बेहतर होता जाएगा। हो सकता है कांग्रेस से ऊपर भी आम आदमी पार्टी जो है ना बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन नहीं, अभी नहीं, आप लोग तो 7 से 8 पर अटके हैं, अभी उससे आगे नहीं गए। हाँ, अभी थोड़ी देर, अभी काउंटिंग की अभी शुरुआत है। जैसे जैसे आगे काउंटिंग बढ़ेगी देखना आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन निश्चित रूप से सुधरेगा। और अभी आम आदमी पार्टी ये जो है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पे बधाई देना चाहूँगा कि आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ बढ़ चुकी है। और अभी तक बीजेपी को एक ये बहुत बड़ा भ्रम था कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हराया है, और कल एमसीडी के चुनाव के नतीजों ने बीजेपी का वो भ्रम पूरी तरह से तोड़ दिया है। और अब आने वाले चुनाव में देखना आप आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनके और एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में बीजेपी के सामने होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब जो है ना, कांग्रेस पार्टी का हाल आप देख ही रहे हो। कांग्रेस पार्टी का अब कहीं कोई वजूद बचा हुआ नहीं है, और कांग्रेस के नेता जो है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। 200 से ज़्यादा कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और अभी जनता को सिर्फ यही विश्वास है कि एक ही पार्टी बची हुई है जो जनता के साथ खड़ी रह सकती है, और वो आम आदमी पार्टी। रणवीर शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे मेरा सवाल भी, क्योंकि कांग्रेस की जब आप बात करते हैं, ठीक है आज हिमाचल में कड़ा मुकाबला है, अगले 1 से 1.5 घंटे में भी आप कह सकते हैं 2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, अगले साल दावा ये है, बीजेपी दावा करती है कि वहां से भी सत्ता से इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो क्या वाकई राष्ट्रीय पार्टी बनते हुए आम आदमी पार्टी बीजेपी का विकल्प बनने वाली है देश में आने वाले दिनों में? और क्या गुजरात के चुनाव देश की आगामी राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं? नहीं मैम, अभी देखो मेरा जो आकलन है, और एम्बिशियस एक वर्ड है हमारा अंग्रेजी का, और एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। इन्हें पहले दिल्ली में अब इनको डबल इंजन मिल गया है, एमसीडी भी मिल गई है और अपनी एमएलए सीट में मिल गई है, तो वहां कुछ काम करके दिखाएं, लोगों का विश्वास जीत के दिखाएं, जो विश्वास उन्होंने अपनाया है। जहां तक सवाल आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बहुत ही मतलब स्थापित पार्टी है, इतनी जल्दी ये उनको खत्म नहीं कर सकता। अब हिमाचल में आ रही है, हिमाचल इनका टुकड़ा साफ हो गया। हिमाचल में कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है, और बीजेपी को भी ये पता है कि भी हमारा जो मेन मुकाबला हर जगह, वो चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, जहां भी जाएंगे तो वहां कांग्रेस से रहेगा। आम आदमी पार्टी के उनके जो भी मुद्दे हैं, क्योंकि जो फ्री बी का सिस्टम है, अब जैसे पंजाब के अंदर इतने 1000 करोड़ का इनका लोन हो गया है, जब तक ये दोनों जगह ठीक करके नहीं देंगे तो लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। इसलिए अपना ओवर एम्बिशियस सिस्टम छोड़ दें। 2 जगह इनको मौका मिल रहा है, एक दिल्ली के अंदर, दूसरा पंजाब, उसमें अच्छा काम करके दिखाएं तो लोग अगले इलेक्शनों में इन पे विश्वास करेंगे। और जहां तक गुजरात का सवाल है,
ये सोच रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन गुजरात ने तो बिल्कुल अपने मोदी का सिस्टम को अपना रखा है और कांग्रेस उस 2 नंबर पे वहां चल ही रही है, जैसा रुझान अभी सामने आ रहे हैं। तो ओवर एम्बिशियस होने की बजाय जो कुछ इनको मिला है उसको स्थापित करके दिखाएं। मैं एक अपडेट दे दूं दर्शकों को, हालांकि ये कब तक रहेगा ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि कांग्रेस 35 पर हो गई है हिमाचल में आगे। शास्त्री जी 35 पर आ गए हैं, 29 पर आप लोग आ गए हैं, 4 अदर्स हैं अभी। तो ये एक जादुई नंबर है। अगर इस लीड को निरंतर कांग्रेस आगे बना के रखती है तो सरकार बना ली है। अगर 35 पर लीड को लगातार बनाकर रखा, क्योंकि अब जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हो गया है, आप कह सकते हैं ये एक डिफरेंस है। 29 पर आप लोग, 35 पर कांग्रेस। देखिए वो तो अभी चेंज होने वाला है, फिर हो जाएगा। जब तक हम डिबेट करेंगे तब तक पे आप लोग 28 पर हो गए हैं सर। लेकिन मैं सोखी जी की काफी देर से बात कर, देखिए ये चलेगा आखिरी तक चलेगा। लेकिन मैं एक बार काफी देर से सोरखी जी की बातों का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सोरखी जी को उनकी बात को जवाब मिलना चाहिए। बहुत तेजी से हर गुजरात को छोड़कर, हिमाचल को छोड़कर वो कांग्रेस दिल्ली की एमसीडी पर आते हैं जी। दिल्ली के अब पिछला चुनाव 2 साल पहले ही विधानसभा का चुनाव हुआ है और विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए, क्या एक आंकड़ा आपने तैयार किया होगा सोरखी जी कि कितनी सीटें हमने लूज की हैं? ये आपको एक बार उसको खखोल लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 104 में जाकर बात करेंगे तो ठीक है, आपके पास कहने को है ये, लेकिन आम आदमी पार्टी जब आप एमसीडी की बात करने ही लगेंगे तो आम आदमी पार्टी कहती है 15 साल की सत्ता कांग्रेस की हमने उखाड़ फेंकी, एमसीडी में 15 साल की सत्ता बीजेपी हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो बीजेपी की बारी है कांग्रेस के बाद। देखिए उसके बाद में मैं अगली बात कह रहा हूं कि अभी आपने 2 साल के अंदर जो विश्वास लिया, उस 2 साल के विश्वास के अंदर आपने क्या दिखाया? कितना आप विश्वास जीत पाए लोगों का? ये तो आंकड़ा दिखना चाहिए ना कि कितनी वार्डों के अंदर आपकी सीटें थी और कितनी वार्डों के अंदर अब नहीं गई। तो इसका मतलब डाउन है ना। आप इसी को डाउन मानेंगे तो लोकसभा के अंदर फिर देखना आप, फिर उसके बाद विधानसभा में फिर देखना आप। ये एक रुझान है जो आम आदमी पार्टी कभी कभी कहीं अपने वो जुमले छोड़कर उससे एक सत्ता का केंद्र बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत स्थायी नहीं है। और स्थायी जिस प्रकार की बातें हैं, वो गुजरात एक ऐसा परिणाम और एक राज्य है जहां अगली बार यदि चुनाव होगा तो 32 साल के शासन के साथ होगा। ठीक है। और 32 साल के अंदर एक पीढ़ी बदल जाती है। मैंने प्रश्न आपसे किया था 28 पर आप लोग, रुझान में 36 पर कांग्रेस आ गई है। रुझान में जादुई आंकड़े को जो सरकार बनाने के लिए नंबर की जरूरत के 68 में से 35 विधायकों की उससे आगे निकल गई है। हालांकि मेरे बोलते बोलते देखिए अब 36 से 35 पर आ गई है कांग्रेस। ठीक है, गुजरात को लेकर मनीषा जी, हाँ जी, आप लोगों ने पहले से ही हथियार डाल रखे थे, कैंपेनिंग में कम से कम ये लगा, और ये ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन ये रहने वाला है। एग्जिट पोल जो बता रहे थे उससे भी कहीं अधिक, एग्जिट पोल आप लोगों को जितना कम आंक रहे थे उससे भी कम आप लोग गए हैं। क्या कारण आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो कमजोर है। कमजोर वो इंसान होता है जो झूठ बोलता है बार बार। जो इंसान सच्चाई का रास्ता चुने वो कमजोर कभी नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी ने कभी भी इस देश की जनता को गुमराह नहीं किया। जिस प्रकार से इनके लीडर पिछले 8 साल से इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कमजोर ये हैं, ना कि हम। दूसरी बात, इनके किसी भी लीडर में इतना मादा नहीं है कि वो कर सके जो राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। एक बार आपको बीच में रोकते हुए ये तस्वीरें भी हम दिखा दें, ये जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं कि गुजरात की ही होंगी, गुजरात में स्थिति स्पष्ट हुई है। बीजेपी के तमाम दफ्तरों पर भगवा लहरा रहा है, जश्न है बीजेपी के खेमे में। और देखिए किस तरह से बीजेपी के झंडे हाथ में लिए नाचते गाजते। और अभी से रुझान को लेकर हम भले ही दावा करते रहे पैनल में बैठकर या डिबेट में कि अभी समय है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट जिनके पास होती है, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आइडिया इस बात का होता है कि अब होने क्या जा रहा है। तो स्थानीय लोग तो जाहिर है इस बात की जानकारी रखते हैं और ये बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जश्न मनाते हैं। ये गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो
गुजरात में बीजेपी इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ते हुए रुझान ये कह रहे हैं कि 155 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 18 पर कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी एक डिजिट डबल डिजिट पर तो जाके नहीं पाई, इतना तो क्लियर है। और अभी 6 हो गया, जो 7 से 8 बना हुआ था, हो सकता है थोड़ी देर में फिर से चेंज हो। मनीषा जी, गुजरात को लेकर मैं आपसे बात कर रही थी। हाँ जी, तो गुजरात में क्या कारण रहा? आप लोगों ने बहुत हल्के में इलेक्शन को लिया, बहुत हल्के में लिया इलेक्शन को। आप लोग हल्के में नहीं लिया। देखिए, हमने अपने कई दुर्भाग्यपूर्ण कई हमारे जो कद्दावर नेता थे, जैसे कि अहमद पटेल जी, राजीव सातव जी, जो गुजरात को संभालते थे, कोरोना के कारण वो चल बसे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है गुजरात में, आप देखेंगे। और आम आदमी पार्टी हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करती है। और 2 दिन पहले ही मैं अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने कहा था आप मेरे से लिखवा लीजिए, इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार। चलिए, आपको टोकते हुए एक और बड़ी खबर बता दें। हिमाचल में सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को छुआ के 35 सीटों पर बढ़त बना ली है। जो राज बदलने का दावा बार बार किया जा रहा था, सरकार बदलेगी, रिवाज नहीं बदलेगा, परंपरा कायम रहेगी, सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों ने वोट किया। पुरानी पेंशन स्कीम को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, बेरोजगारी को, महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। और राज्य सरकार कुछ कर नहीं पाई, विकास कार्य नहीं किए गए, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उन पर बात नहीं हुई, केवल पीएम के चेहरे या उसके जादू पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन अभी भी, हालांकि बहुत आप कह सकते हैं कि अभी वो समय कम से कम नहीं आया है जिस पर हम ये कह दें कि ये परिणाम है, ये होने वाला है, सरकार बनने वाली। शिमला ग्रामीण से देखिए, कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह जो कि राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, वो आगे चल रहे हैं। द्रंग से कांग्रेस के कुलसिंह ठाकुर पीछे हैं। हिमाचल में सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। सीएम अपनी सीट सिराज से लगातार आगे चल रही है। इस बार हालांकि सीएम हाउस से वो परिणाम देख रहे हैं, सिराज में वो नहीं है। तो कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को छुआ है, 35 सीटों पर बढ़त बना ली है। तो ये देखिए, ये बदलता भी रहेगा, इतना भी साफ है। मनीषा जी, हिमाचल से तो अच्छी खबर है अभी तक, ये कब तक रहेगी अच्छी, हालांकि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। गुजरात को लेकर मैं आपसे कह रही थी कि गुजरात में आप लोग कहीं नहीं गए। बीजेपी ने ये ऐतिहासिक जीत की ओर जो कदम बढ़ा रखी है बीजेपी, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? जब आप लोग चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, क्या केवल पीएम का जादू गुजरात में? देखिए, गुजरात में ये केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर चुनाव जीतते हैं। और आप खुद अगर गुजरात जाएं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अहमदाबाद में जो अहमदाबाद मेट्रो का काम आज से 15 साल पहले शुरू हुआ था। दिल्ली से पहले वहां पे मेट्रो पर काम चलना शुरू हुआ था, और आज तक वो मेट्रो का काम पूरा नहीं हो पाया। तो ये दिखाता है कि वहां पे किस प्रकार से करप्शन फैला हुआ है। अच्छा, आप देख लीजिए, दिल्ली में मेट्रो का काम पूरा हो चुका, लखनऊ में, बेंगलोर में, मुंबई में, और अहमदाबाद में सबसे पहले ये काम शुरू हुआ था। और बार बार वहां के मेट्रो चीफ बदले गए। तो ये दिखाते हैं वहां पे बहुत ही व्यापक हो गया है करप्शन। तो ये केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वहां पे चुनाव जीत पाते हैं। और बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत ज्यादा पोलराइजेशन कर दिया है। दूसरी बात, ये पहली बार है कि वहां पे एक त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी की, इसको आप त्रिकोणीय कह भी सकते हैं और नहीं भी, चूंकि देखिए ना, रुझान कहते 155 पर के बीजेपी, ये तो एक तरफा है, इसमें तो आप लोग भी कहीं टक्कर में नहीं है, इसको त्रिकोणीय कैसे कहें? अगर ठीक है, कांग्रेस पार्टी की अगर कुछ सीटें या कुछ वोट प्रतिशत, कुछ वोट अगर काट ली आम आदमी पार्टी ने, वोट खाई गए अगर, तो उसके बावजूद भी आप लोग मुकाबले में नहीं होते। आप दोनों की अगर वोटों को मिला लिया जाए, सीटों को अगर मिला लिया जाए रुझान के आधार पर, तो भी कहीं नहीं आप लोग। ये बिल्कुल एक तरफा है। ये तो बीजेपी ने अपने तमाम अब तक के प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन किया है। चलिए, मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी ही इतनी ही बढ़िया वहां पे काम कर रही है, तो बार बार इन्हें अपने मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत पड़ी? आप देखिए, पिछले 5 सालों में ये कितनी बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। और इनके कई इतने बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इसी बात का जवाब आपसे चाहूंगी। आनंदीबेन पटेल हो, विजय रूपाणी हो, भूपेंद्र भाई पटेल हो, गुजरात का सीएम कौन है? क्या इस बात से वाकई कोई फर्क पड़ता है गुजरात के लोगों को, या फिर पीएम मोदी के नाम पर वोट किया जाता है वहां पर? हेलो जी शर्मा जी, आपसे ही सवाल मेरा। हाँ, मैं बिल्कुल ज्योति मैम आपकी बात समझ रहा हूँ। जो बीजेपी का सिस्टम है, आनंदीबेन का लगा लो या अब दूसरे सीएम का लगा लो, भूपेंद्र भाई का लगा लो,
ये एक्चुअली सारा गुजरात, ये बात बिल्कुल सही है कि भी वो मोदी जी के ऊपर ही, औरे के ऊपर ही घूम रहा है। अब जो सीएमशिप का जो सिस्टम है वहां पे वो गौण हो जाता है जब मोदी जी का चेहरा वहां आ जाता है। तो सभी लोग ये देखते हैं कि हमारा पीएम है और उसी औरे के तहत वो अट्रैक्ट होते हैं। जहां तक सवाल विकास का है, हो सकता है कि विकास उस तरीके से ना कर पाए हैं ये दूसरे सीएम, या उस तरीके से वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रशासनिक जो सिस्टम है वहां पे, जो मेरा अनुभव है वहां का, वो भी सीएम से डायरेक्ट अटैच है। खासकर आईएएस और आईपीएस जो लॉबी है वो उनसे डायरेक्ट, 15 साल वो सीएम रहे हैं वहां पे, वो एक एक आईएएस और आईपीएस की बायोग्राफी से अच्छी तरह परिचित है कि कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो इसलिए सीएम चेहरा वहां इतना ज्यादा मायने नहीं रहता है, मायने नहीं रखता है, क्योंकि पीएम वहां पे ऑलरेडी, और इसीलिए पीएम के चेहरे को उन्होंने इतनी ज्यादा रैली कर करके उतारा है। जो सवाल कांग्रेस का है, जो दूसरी मैडम अभी बोल रही थी सांगवान मैम, कि भी वो अच्छी तरीके से उस बात को कर नहीं पाए, अपने कार्यकर्ताओं को, जो पुराने कार्यकर्ता हैं या पुराना उनका वोट बैंक है, उस सिस्टम को नहीं उठा पाए, और उसका फायदा ये आप वाले ले गए। आप वालों ने कांग्रेस का ही वोट बैंक को डेंट किया है, बीजेपी वालों को बोलो, बीजेपी ने तो बल्कि बढ़ोतरी की है, बीजेपी ने तो इस रुझान के मुताबिक बढ़ोतरी की है, और कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपने डेंट किया है। और ये बात भी आपकी ठीक है कि ये दोनों मिलके भी अभी कहीं आसपास नहीं है मोदी जी के। तो इसलिए इन्हें मैं छोटा सा एक लाइन लूंगा, बस 1 मिनट, एक सुझाव दे रहा हूं आम आदमी पार्टी को कि इनके पास 2 स्टेट है, वहां काम करके दिखाएं। अगर ये और एम्बिशियस बनेंगे तो इन दोनों में भी इनका सिस्टम धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब मैं इनकी एड देख रहा हूं, आप देखिए मान साहब की एड जो है ना, पंजाब के हर फ्रंट पेज पे आ जाती है, करोड़ों रुपए की एड होती है। ये लोग देख रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है वो देख रहा है कि कितना पैसा लोगों का बर्बाद हो रहा है और ऊपर से कर्जा चढ़ रहा है। इसी तरह से एमसीडी में इन्हें देखना जरूरी है कि 134 पे आंकड़ा जब ये कह रहे थे 220 पे, इसका मतलब मान के चलिए कि हमारी जो 70 सीटें एमएलए की हैं, 70 में से बीजेपी की बढ़ोतरी 32 या 33 में हो चुकी है। और ये कहीं ना कहीं अब अगला इलेक्शन एमएलए का और एमपी का इनके लिए बहुत टफ होगा। अगर ये कुछ विशेष काम करके दिखा देते हैं तो आम आदमी पार्टी कुछ करेगी, और नहीं तो अब ये धीरे धीरे जो अगला एमपी का इलेक्शन आएगा 2024 में, उसमें एमपी का तो देखिए अभी तक भी 7-0 से ही चल रहा है, उसमें तो कहीं कुछ कर ही नहीं पाए अभी तक। लेकिन उनका तो इसलिए इनको ये दोनों पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए कि कर्जा पंजाब में कितना चल रहा है और यहाँ इन्हें कितना लूज हो रहा है। और कांग्रेस को दूसरा जो ध्यान देने की जरूरत है कि अगर वो हिमाचल में आते हैं तो वहां की जो ठंडी हवा वो हरियाणा की तरफ आगे बढ़ाएं। अपनी जो इनकी एक वोट बैंक है वो जिंदा है, धीरे धीरे वो खत्म ना हो। और जो पार्टीबाजी का सिस्टम है, जैसे हिमाचल में और सभी जगह इनका जो आपस में ग्रुपिज्म सिस्टम है, ये गांधी परिवार को तोड़ना पड़ेगा तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और देखिए हिमाचल में भी आसान तो नजर नहीं आ रहा, कांग्रेस के लिए तो कम से कम आसान नहीं दिखता है। जब मुकाबला बहुत कड़ा हो, यहाँ बहुमत किसी को अगर नहीं मिलता है तो कांग्रेस के लिए आसान राहें नहीं होंगी। ओंकार सिंह जी, हम गुजरात को लेकर बात कर रहे थे शर्मा जी से। 77 से पिछली बार का अगर बात करें, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन था, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें भी पैदा की थी। हालांकि बीजेपी ने 99 सीटों के साथ सरकार बना ली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने कहीं ना कहीं इतिहास बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो कि कामयाब होती भी नजर आ रही है। बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे, बहुत सारे प्रदर्शन भी गुजरात में हुए थे, युवाओं ने रोजगार के लिए भी प्रदर्शन किए थे। लेकिन आप क्या मानते हैं, इनेलो क्या मानती है कि चुनाव आते आते किसी प्रदर्शन या किसी आंदोलन, किसी मांग का कोई असर नहीं दिखता है वहां पर? ज्योति मैं बोलूं? जी आप ही बोलिए। ज्योति जी देखिए, गुजरात में तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी रोल है, क्योंकि कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा पाई है, जनता को नहीं समझा पाई है, अपने आप को ग्रुपिज्म से बाहर नहीं निकाल पाई है। मेरे भाई अभी शर्मा जी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो उसको आपसी ग्रुपिज्म से, तो ये तो सारे कहते हैं कि ये आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए विपक्ष कमजोर है। और जब विपक्ष कमजोर होता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। देश में विपक्ष मजबूत हो, लोकतंत्र की कामयाबी इसी में है
और एक अच्छा नागरिक, सच्चा भारतीय यही चाहता है कि विपक्ष मजबूत हो, चाहे वो कोई भी किसी भी रूप में हो। जहां तक हिमाचल की बात है, मेरे को ये लगता है क्योंकि हिमाचल में हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, हिमाचल में कांग्रेस सरकार बना लेगी। अभी तो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन कम से कम 2 घंटे बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस हिमाचल में बना लेगी, बीजेपी की गुजरात में, क्योंकि वो पारंपरिक है। लेकिन ओंकार सिंह जी, अगर कांग्रेस सरकार बना लेगी, आप दावे से, यकीन से इस बात को कह रहे हैं, तो कांग्रेस को 35 या उससे अधिक तो हासिल करने होंगे। अगर बहुमत से नीचे कांग्रेस रहती है तो बहुत मुश्किल रहने वाला है कांग्रेस के लिए। देखिए, मैं दावा नहीं कर रहा, मैं तो इतना भी कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस 34 सीट भी ले जाती है तो भी बीजेपी बनाने की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि वो खरीद फरोख्त में माहिर है, उनके पास पैसा भी बहुत है, और आज की डेट में नंबर 1 पार्टी है जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। वो अगर कांग्रेस उसके बराबर भी आ गई तो भी बीजेपी सरकार बना देगी। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए वहां पे स्पष्ट बहुमत चाहिए, 37-38 सीट कम से कम चाहिए। अगर 1-2 सीट का अंतर हुआ तो बीजेपी सरकार बना देगी, मैं भी दावे से कह सकता हूँ। मैं कोई कांग्रेस के पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। और शास्त्री जी, हालांकि मैं तो इस बात को भी मानती हूँ, या हमारे दर्शक भी मानते हैं, ये बीजेपी अगर ऐसा कर रही है जो कि विरोधी कहते हैं, तो इसमें कुछ नया भी नहीं कर रही है। कांग्रेस जब मजबूत रही या कांग्रेस सत्ता में जब रही, कांग्रेस भी ठीक इसी तरह से करती आई थी। तो शास्त्री जी, क्या विश्वास है आपका, अगर 1 या 2 कम रह जाते हैं या बराबर होने की स्थिति में आते हैं तो भी जोड़ तोड़ कर सरकार बना लेंगे? ये विश्वसनीयता तो आप लोगों ने कायम की है कम से कम विरोधियों के जहन में। शास्त्री जी, चलिए फोन शायद आपका डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। मनीषा जी, देखिए गुजरात में तो बहुत बुरी स्थिति में पिछली बार के मुकाबले आप लोग चले गए हैं, क्लियर के। और अभी जो बात हम कर रहे थे हिमाचल में कि 36 पर आप लोगों ने लीड हासिल कर ली है, वो 33 हो गया के, तो आप लोगों के लिए सरकार बनाने को लेकर बहुत जरूरी हो जाता है कि 35 प्लस तो कम से कम आप लोग हासिल करें। नहीं, हम जरूर हासिल करेंगे। और आपने अभी सुना होगा कि इनेलो के प्रवक्ता भी यही कह रहे थे, सभी पार्टियों में यही चर्चा है कि हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है। और आपने कहा कि कांग्रेस भी ऐसा किया करती, तो मैंने इससे पहले आपको बताया था किस तरह से बीजेपी के शासनकाल में सत्ता का दुरुपयोग चरम सीमा पर पहुंच गया है। मैंने आपको वो ईडी के आंकड़े बताए थे कि किस प्रकार जब यूपीए की सरकार थी 10 साल में केवल 106 ईडी की रेड्स हुई, और अब पिछले 8 सालों में 3,500 ईडी की रेड्स हो चुकी हैं। और आप देखेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जब महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार थी, उस समय शिवसेना के कई एमएलए के ऊपर ईडी की रेड्स हुई, इनकम टैक्स के केसेस हुए। और जब वही एमएलए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो कहाँ गए? कहाँ गए वो इनकम टैक्स के केसेस? कहाँ गए वो ईडी के केसेस? और मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। एक वहां पे कोई एक राठौर करके एक मंत्री हुआ करते महाअघाड़ी सरकार में, वो शिवसेना से थे। तो एक 20-21 साल की लड़की ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसने आत्महत्या कर ली थी। तब पूरे भारतीय जनता पार्टी का सभी बड़े लीडर सड़कों पर उतराए थे, उसका वो इस्तीफा मांग रहे थे, और उसने इस्तीफा दिया भी। आज वही एमएलए इनकी सरकार में मंत्री है। अब कहाँ गया बताओ इनका ये जो, तो इनके दोहरे मापदंड है। और ये सही कहते हैं कि एक वॉशिंग मशीन की तरह है, आप कोई भी कांड करो, और अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाओ तो आप दूध के धुले हो जाओगे। आप बलात्कारी हो, आप क्या कहते हैं, आपके पास इनकम टैक्स के केसेस हों, वो सब साफ हो जाएंगे अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, 45% सांसद ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के संसद में जिनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई ऐसा केस चल रहा है। अब बताइए, 45% इनके ऐसे सांसद हैं। चलिए शास्त्री जी, देखिए इनका तो कहना है कि आप लोग, बीजेपी अकेले नहीं लड़ती बल्कि अपनी टीम के साथ लड़ती है, ईडी के साथ और इनकम टैक्स के साथ। ये तमाम आरोप तो लगाए गए, दूसरे राज्यों को लेकर भी इन्होंने कहा। लेकिन जब आप बात करते हैं हिमाचल और गुजरात को लेकर ही, बहुत अच्छी खबर और बहुत अच्छे रुझान, बहुत अच्छी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं गुजरात से। लेकिन अभी हिमाचल को लेकर तो धड़कनें थमी होंगी आप लोगों की।
डबल इंजन की सरकार या पीएम का जादू, बागियों को, नाराजों को मनाने की कवायद। पीएम ने खुद कुछ नेताओं को फोन किए, लेकिन उसके बाद भी अब तक तो सरकार बनाने की स्थिति में आप लोग भी नहीं हैं। देखिए, अंतिम परिणाम अच्छा होगा, मैं ये मानता हूं मैं। और मैं ईडी, सीबीआई और जितनी भी आपके माध्यम से ये जो एजेंसियां बताई, इन सबका गठन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। गठन नहीं किया, दुरुपयोग किया। इनका गठन वर्षों पहले कांग्रेस के समय में हुआ। गठन नहीं किया, दुरुपयोग किया। दुरुपयोग। सुनिए मनीषा जी, सुनिए, धैर्य रखिए। आपका नंबर आया तो ज्योति जी, आपको ये अभी देश जिस प्रकार की मैंने याद रखना। अरे सुनिए ओमकार जी, सुनिए, अभी ओमकार जी बोल देंगे, 1 मिनट में देश बोल देंगे आपको, जो तो जरा संभल के ज्योति जी। अरे सुनो भाई, अरे सुनो ओमकार जी, सुनो जरा, धैर्य रखो। बड़ा समय है, शाम तक क्या जीवन भर हम तो यही करना है। शास्त्री जी, मुझे मालूम है कि मैं देशद्रोही हूं, लेकिन आप कुछ तथ्यों को थोड़ी देर के अंदर देशद्रोही के आपके लक्षण आएंगे तो मैं भी कह दूंगा। अभी आपके कहने से यदि आप कहते भी हैं तो मैं तब तक नहीं कहूंगा, जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं। आप अपने आप को देशद्रोही कहते रहे, आप उनको कह देंगे कि आप देशद्रोही हैं। ये आपने एक नई परंपरा शुरू कर दी है देश के अंदर। जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अगर कोई इनका विरोध करता है, उसको 1 मिनट में देशद्रोही का टैग लगा देते हैं ये लोग। और ज्योति जी, जरा बच के इनसे थोड़ा दब के रहिए तो ठीक रहेगा। हरियाणा न्यूज तो नहीं लगता कांग्रेस का प्रेम किसी की गलती नहीं। और अभी तक तो कम से कम देशद्रोही नहीं कहा गया, क्योंकि शास्त्री जी जानते हैं कि मेरे सवाल या हरियाणा न्यूज के सवाल सभी प्रवक्ताओं से खबर के आधार पर होते हैं। शास्त्री जी अपनी बात कंप्लीट करें तो बहुत जल्दी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ज्योति जी, मैं आपकी प्रेस करता हूँ, आपके चैनल की प्रेस करता हूँ, आप नहीं दब रहे, लेकिन ये आपको देशद्रोही बोल देंगे। शास्त्री जी, मैं आपकी प्रेस करता हूँ, आपके चैनल। चलिए, आप देशद्रोही पर अटकनी नहीं, अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरे सुन तो ले यार, सुन तो लो आप। देखिए, पंचायत गाँव के चौपाल क्या भाषा यूज कर रहे हैं आप, यार बोल रहे हैं। सुनिए ना, देखिए इनकी लैंग्वेज देखिए, इनकी भाषा देखिए, आप पंचायत की शब्दावली देखिए, गाँव के गली में बैठे सुनिए, फिर आप इनकी शब्दावली समय नहीं है, देखिए, आपका समय नहीं है, फिर समय बर्बाद कर रहे हो। ज्योति जी, आपको समझ दिया, शर्मनाक बात है। आपको समझ दिया क्या? देखिए, देखिए शब्दावली समझ दिया क्या? इनका भाषा का प्रयोग आपको समझ दिया क्या? ये मर्यादित भाषा नहीं बोलते हैं ज्योति जी, कभी देख लेना। जितने बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये एकदम से बदतमीजी भाषा पे आ जाती हैं।